हाँ जी, वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। इस बार का वीकली बाज़ार टॉक थोड़ा-सा स्पेशल है, थोड़ा-सा अलग है। इस बार हम कोशिश करेंगे ये समझने की कैसे बिज़नेसेस एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं, कि बिज़नेस किस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहा है, इसी से ये डिसाइड हो जाता है कि बिज़नेस ग्रो करेगा या बिज़नेस ग्रो नहीं करेगा। आज हम ईवी सेक्टर को लेते हुए 2 कंट्रास्ट व्यूज़ देखेंगे कि कैसे यूएस, यूरोप में ईवी डिक्लाइन मोड पे जा रहा है एंड कैसे इंडिया में ईवी अपराइज़ हो रहा है। आप इस वीकली बाज़ार टॉक तक लास्ट तक बने रहिए। मैंने ना सिर्फ इसमें आपको फैक्ट्स समझाए हैं, बल्कि मैंने ये भी समझाया है कि इसका इम्पैक्ट वैल्यूएशन पे कैसे होता है, ठीक है? एंड अगर आप ये दोनों कंपनीज़ को वैल्यू करते हो, तो कैसे अप्रोच बहुत अलग होगी, ठीक है? तो इट इज़ मोर लाइक अ क्लास रादर देन अ वीकली बाज़ार टॉक। बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। हाय, दिस इज़ पार्थ वर्मा एंड वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। फटाफट आप लोग एक लाइक ठोक दो और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। देखो जी, हिंदुस्तान तो अलग है। अगर आप देखोगे तो इंडियन मार्केट और ग्लोबल ईवी मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। कॉन्ट्रडिक्शन कैसे देखने को मिलता है? यूएस में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की सेल्स 2% रिड्यूस हुई है। यूरोप में चाइनीज़ कॉम्पिटिशन के थ्रू जो ग्रोथ है वो पूरी की पूरी हैम्पर हुई है। बट इंडिया अगर आप देखोगे तो हम डबल डिजिट के अंदर ग्रोथ कर Volkswagen, right? One of the hardcore automobile engineer from Europe, Germany. ठीक है, वो बोल रहे हैं दे विल बी कटिंग 50,000 जॉब्स, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी ड्रॉप हो गई है। होंडा अगर आप देखोगे तो स्ट्रगल कर रहा है। होंडा ने ईवी के ऊपर जो पैसा खर्च करा था टेक्नोलॉजी बिल्डिंग करने पे, आर-एन-डी के ऊपर जो भी पैसा खर्च करा था, वो उसको $15.7 बिलियन का नुकसान बुक करा है। $15.7 बिलियन इन्वेस्ट करे बट उसका कोई लॉजिक नहीं निकला, है ना? उसका कोई एडवांटेज नहीं निकला। टोकाई टोक्यो सिक्योरिटीज़ एक ग्लोबल अ, स्टॉक ब्रोकर और रिसर्च फर्म है। वो बोलती है कि ये जो अमाउंट था ना, इसको देख के ही घबरा गए हम लोग। वी वर शॉक्ड टू सी द शेयर स्केल। स्टैलेंटिस करके बिज़नेस है जो सिट्रियन, मैसेराटी, जीप, ठीक है? एंड फिएट, इन सबको ओन करता है। मतलब एक ग्रुप कंपनी है जो इन सबको ओन करती है। अगर आप देखेंगे तो वो भी स्ट्रगल कर रही है। $23 बिलियन का लॉस पोस्ट किया है भाई सेकंड हाफ के अंदर, है ना? आफ्टर ह्यूज ईवी राइट डाउन। ये ह्यूज ईवी राइट डाउन क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इट इज? फोर्ड स्ट्रगल कर रहा है। फोर्ड बीइंग वन ऑफ द मोस्ट सोल्ड कार्स इन यूएस, इट इज स्ट्रगलिंग बिग टाइम, है ना? $19.5 बिलियन। नाउ अंडरस्टैंड दिस। क्या इंडिया में ऐसा ट्रेंड है? एक बार एक काम करते हैं, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स का अर्निंग कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते हैं, ठीक है? लेट्स सी, एक बार पढ़ के देखते हैं। ये बोलते हैं कि कमिंग टू ईवी, द ईवी इंडस्ट्री हैज बीन ग्रोइंग शार्पली इन FY 26। द ग्रोथ हैज वाज सस्टेन्ड इन Q3 with 76% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। समझना, 70 डेफिनेटली बेस छोटा है अभी, लाखों की करोड़ों की तादाद में ईवी नहीं है हिंदुस्तान में, बट 76% ग्रोथ गुड, ठीक है? ग्रोथ हैज बीन रिजल्ट ऑफ न्यू लॉन्चेस, नए नए लॉन्च हुए BE6E, BE9E एंड ग्रेट जनरल पॉजिटिविटीज ऑन ईवी। अडॉप्शन इफेक्ट है। टॉकिंग अबाउट टाटा मोटर परफॉर्मेंस, वी रिकॉर्डेड आवर बेस्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस with the wholesale 1,71,000 and retail crossing the first time 2 lakh mark, the growth of 22% compared to Q3 of the previous year। समझना, as per वाहन डाटा, we rose the number 2 position in Indian market with 13.8% share। वाहन पोर्टल होता है, यहाँ पर भी 1% का इम्प्रूवमेंट है Q2 के मुकाबले। We also saw an improvement in our market share in EV with an exit market share of 46% in December। समझना, among our product, Nexon saw very strong demand of 63,000 units in Q3, emerging as highest selling model in India in that category। Punch is also featured in top 3 SUVs with a strong demand momentum post GST। Next slide। कहीं से कहीं तक अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इसमें डाउनफॉल तो लग ही नहीं रहा है।
इनफैक्ट अगर आप देखो तो ईवी का जो पेनिट्रेशन है, जो जेनेरिक मार्केट शेयर है वो 12 से 17% के बीच में आ रहा है। ईवी और ऑल्टरनेटिव्स बोले तो हाइब्रिड यानी ईवी प्लस पेट्रोल एंड सीएनजी प्लस पेट्रोल। 100 कारें अगर टाटा मोटर बेच रहा है ना, तो उसमें 45 कार या तो ईवी है या ऑल्टरनेटिव व्हीकल है। और ये सिर्फ टाटा मोटर तक सीमित नहीं है, मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ दिस इज नॉट अ वन कंपनी वंडर, है ना? आप महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी अगर एनुअल रिपोर्ट देखते हो, फरवरी का कस्टमर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखते हो, तो खुद बोल रहे हैं योर कंपनी सोल्ड 77,000 व्हीकल अगेंस्ट 66,000 व्हीकल इन द प्रीवियस ईयर। मेरी बात समझना, है ना? एंड इन इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर सेगमेंट योर कंपनी सोल्ड 14,000 व्हीकल एज अगेंस्ट 8,000 व्हीकल्स, व्हिच इज अ 76% ग्रोथ। कंपनी तो इंडस्ट्री के साथ अलाइंड है। समझ रहे हो? 41,000 ईवीज अगर सोल्ड हो गई 10 महीने में, तो इट इज अलाइंड विद इंडस्ट्रीज। और इसको देखते हुए फॉरेन प्लेयर भी इंडिया में आ रहे हैं। ऐसा क्या है यार इंडिया के अंदर? मेरी बात समझना, विच इज अट्रैक्टिंग सो मेनी फॉरेन प्लेयर्स इन इंडिया एंड व्हाट डिफरेंट वी आर डूइंग कि हम ईवी के अंदर इतना बेहतर कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ पर एक ग्रोथ दिख रही है। डेफिनेटली मैं फिर बोल रहा हूँ बेस छोटा है, समझना आप मेरी बात। बट टाइम पीरियड तो वही चल रहा है ना? ईवी उतना ही नाइव है जितना वहां पर है, उतना वहां पर अडॉप्शन नहीं हो रहा है, यहाँ अडॉप्शन हो रहा है। होंडा रेनॉल्ट इंडिया में ईवी ग्रोथ देख रहे हैं। उन्होंने बोला है कि रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर इंडिया में ईवी एंट्री हम लोग जरूर करेंगे। होंडा 26-27 में 1200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुका ऑलरेडी, पहली ईवी लॉन्च कर रहा है। रेनॉल्ट प्लान कर रहा है फर्स्ट मेड इन इंडिया ईवी की, और हाइब्रिड मॉडल 2030 तक आएंगे, समझना। एवरीवन इज एक्सपैंडिंग ब्रो। जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर 441 मिलियन के एक्सपेंशन प्लान ला रहा है, इंडिया में ट्रिपल करेगा कैपेसिटी। विनफास्ट $500 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है ना, वियतनाम का विनफास्ट, ठीक है, वो डबल करेगा कैपेसिटी। तो कॉन्ट्रडिक्शन तो है ना, एक नीचे जा रहा है दूसरा ऊपर जा रहा है, देयर इज ए बिग कॉन्ट्रडिक्शन। और ये दोनों इंडस्ट्री सेम नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। इसका रीजन है इंडिया का ईवी स्ट्रक्चर और ग्लोबल ईवी स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। हमारी पेइंग कैपेसिटी, ग्लोबल पेइंग कैपेसिटी इज डिफरेंट। आर नीड फॉर द कार वर्सेस अ ग्लोबल नीड फॉर द कार इज डिफरेंट। प्लीज अंडरस्टैंड, है ना? आप थोड़ा सा मुझे सोच के बताइए कि किसी भी बिजनेस के लिए सबसे क्रिटिकल चीज क्या होती है? व्हाट इज दैट वन थिंग जो बिजनेस को ड्राइव करती है? वो चीज है कि कोई भी बिजनेस अपने कस्टमर्स के लिए कितनी वैल्यू क्रिएट कर, क्या वो कस्टमर को वो दे पा रहा है जो कस्टमर्स को चाहिए? प्लीज, है ना? अब अगर आप देखोगे तो ईवी के जो बायर्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है। उसको तो 1 रुपए किलोमीटर पे गाड़ी चलानी है, उसने दिमाग ये बिठा रखा है, तभी बोले मैंने 10 लाख रुपए, 5 लाख, 7 लाख रुपए ऊपर डाला है। मेरी बात समझना, एक्स्ट्रा अपफ्रंट पे कर रहे हैं बट दे आर सेंसिटिव टू द रेकरिंग फ्यूल कॉस्ट, एंड दैट इज व्हाई दे हैव मूव टू ईवी। अब अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, है ना, तो आप देखिए कि चाइना का सेल्स शेयर इस समय 44% पर है। रेड कलर इज चाइना, एंड दैट इज लोएस्ट इन लास्ट 3 इयर्स, सिंस जनवरी 2024, लास्ट 4 इयर्स। समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी। तो ये जो फॉल आए हैं ना, ये चाइना में भी आया है। अगर आप यूएस देखोगे, नॉर्थ अमेरिका देखोगे, तो वो भी ग्रीननेस रिलेटिवली कम हुई है यहाँ से। और इंडिया तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो हमारा तो कोई नंबर भी नहीं है, हमारे पास तो इतना स्कोप है। अब यहाँ दो चीजें समझने वाली है। एक, चाइना ने रिड्यूस करा है सब्सिडी का सपोर्ट। चाइना ने बोला आज से सब्सिडी बंद। क्यों करा है पता है? बिकॉज उनके यहाँ पर एक कैंपेन चल रहा है जिसको बोलते हैं एंटी इनोवुलेशन कैंपेन। और ट्रंप ने भी पॉलिसीज में चेंज करा है, जिसके कारण ट्रंप ने भी कुछ सब्सिडीज कट डाउन करी है ना? इसके कारण 70 बिलियन राइट डाउन हुआ है जो टोटल ईवी सेक्टर में अलग अलग कंपनीज ने करा है ना? और यूएस के अंदर 33% से सेल्स गिरी है। सबसे पहले समझो एंटी इवोल्यूशन कैंपेन क्या होता है। इनवॉल्यूशन कैंपेन, जब ईवी नया नया आया तो चाइनीज गवर्नमेंट ने सारे के सारे जो प्रोविंसेस होते हैं चाइना में, स्टेट नहीं बोलते, वो प्रोविंस बोलते हैं, ग्वांगझाओ, शेंजेन, है ना, बीजिंग, ऑल दीज आर से फॉर एग्जांपल प्रोविंसेस। तो चाइना सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे प्रोविंसेस को बोला कि आपका जो रीजनल ईवी मैन्युफैक्चरर है
रीजनल बैटरी मैन्युफैक्चरर है, रीजनल सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है, इनकी मदद करो। अपने को दुनिया में सबसे बेस्ट बनना है इन तीनों चीज़ों में। 2020 में, 19 में प्लानिंग के साथ स्टार्ट करा। तो अब क्या हुआ, चाइना बीइंग चाइना, वहाँ तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और पूरी गवर्नमेंट एक ही, कोई इलेक्शन-विलेक्शन तो होते नहीं है, समझना मेरी बात। तो अब वहाँ पर क्या हो रहा है जी, क्या लेफ्ट राइट सेंटर प्रोविंसेस ने अपना सपोर्ट देना शुरू कर दिया, प्रोविंसेस ने अपना सपोर्ट देना शुरू कर दिया। इसके कारण क्या डेफिनेटली इंडस्ट्री में इंप्रूवमेंट आया, इंडस्ट्री में इंप्रूवमेंट आया। क्या ईवी का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, सोलर मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, लिथियम बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी बढ़ी। क्या और सब्सिडी आई, और सब्सिडी आई। लोगों को क्या और सस्ते में मिला, और सस्ते में मिला। लोगों ने क्या ज्यादा खरीदना शुरू करा, ज्यादा खरीद, सब्सिडी के लालच में क्या और कंपनीज इंटर हो गई। आप मेरी बात समझ रहे हो, गवर्नमेंट ने इन तीन सेक्टर को, ईवी, लिथियम आयन बैटरी और सोलर मॉड्यूल, इतना ज्यादा प्रमोट कर दिया और इसमें इतने ज्यादा प्लेयर आ गए, अंदर इंटर हो गए कि वो ही आपस में इंडस्ट्री को ले डूब रहे हैं। इंडस्ट्री इतनी फट चुकी, इतनी फैल चुकी। तो इनका इनोव्यूलेशन प्रोसेस उसको कर रहा है, अब इंडस्ट्री को वापस सिकोड़ना है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, कंपटीशन बढ़ाती है, चैलेंज क्रिएट करती है, बैरियर ऑफ एंट्री को हाई करती है कि अब कोई भी चलता फिरता व्यक्ति, हमसे गलती हो गई है ना, हमने आपको बहुत ज्यादा लिवरेज दे दी, उसके कारण आप लोग सब मजे में आ गए। मेरी बात समझना, ये चीज हो सकती है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना। उसके कारण क्या हो गया, इट वॉज वेरी मच इनटू दिस थिंग कि यार इतना कंपटीशन है कि वो पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर देगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो गवर्नमेंट ने एंटी इनोबुलेशन कर दिया। अब अगर आप बात करते हैं ट्रम्प की, ट्रम्प आया, ट्रम्प ने बोला अच्छा अच्छा, ये क्या है सब ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी हटाओ, सब कितना पैसा खर्च कर रहे हैं अपन इस पे। मेरी बात समझना, तो जितने भी ईवी मैन्युफैक्चरर्स थे, जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी के ऊपर जबरदस्त पैसा इन्वेस्ट किया था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उन्होंने तो यही सोच के किया था कि गवर्नमेंट का सपोर्ट तो कंटिन्यू है, इसके कारण हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग द ईवी सेल्स इन फ्यूचर विल इंक्रीज ड्रास्टिकली। बट गवर्नमेंट आके बोलती सब्सिडी बंद, तो इसका मतलब जितना सोचा था उतनी सेल तो होगी नहीं, तो रिटर्न डाउन बनता है, रिटर्न डाउन करा। यूएस का ईवी मार्केट टूट गया जब से गवर्नमेंट ने $7,500 का टैक्स, ईवी का टैक्स क्रेडिट, अगर आपने ईवी की कार खरीदी है तो आपको टैक्स में $7,500 की छूट मिल जाएगी, बात एंड टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। वो बंद कर दिया सेनेट ने आके, ट्रंप ने आते के साथ ही सितंबर के अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर उस पर चला। अभी यहाँ पर अगर आप इंडिया की पोजीशन देखोगे तो इंडिया इज एट अ मच बेटर पोजीशन ओवर हियर। कैसे सर, इंडिया के अंदर अगर आप एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी लेके आते हो, एमजी हेक्टर है ना, किया सेल्टॉस, और कार की 50% जो वैल्यू क्रिएट हो रही है, समझना, कार की 50% जो वैल्यू क्रिएट हो रही है कार में, वो इंडिया में अगर हो रही है, ये जरूरी है ना, इंडिया में 50% से ज्यादा वैल्यू इंडिया में क्रिएट होनी चाहिए। आप ऐसा कैसा कार उठा के बाहर से लाओगे तो पीएलआई नहीं होगा। पीएलआई मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। गवर्नमेंट 26,000 करोड़ रुपए बांटी है। अगर आप बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो विद टारगेट कैपेसिटी ऑफ 50 गीगावाट की कैपेसिटी के साथ, गवर्नमेंट 18,000 करोड़ रुपए बांट रही है खड़े होके। अगर आप ईवी सेल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब टुक टुक वगैरह जो चलते हैं बाजार में आजकल, आपने देखा होगा दिल्ली में, कलकत्ता में जो टुक टुक बैटरी रिक्शा चलते हैं, ये सब चीजें अगर आप बना रहे हो, गवर्नमेंट 10,900 करोड़ का इंसेंटिव दे रही है। जहां पर एक तरफ यूएस में गवर्नमेंट पेनलाइज कर रही है ईवी को, वहां पर आज भी गवर्नमेंट पुश कर रही है। 40% जीएसटी से, 18% जीएसटी से, 28% जीएसटी से उसको रिड्यूस करके 5% पे लिया। स्टेट्स अलग अलग इंसेंटिव दे रहे हैं, रोड टैक्स में कमी, ये कमी, वो कमी, ग्रीन इंसेंटिव, समझना। तो एक कंबाइंड इंसेंटिव मिला के अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से ईवी की कॉस्ट 35 से 60% कम हुई है कुछ राज्यों में। हालांकि 60% कॉस्ट कम होना डाइजेस्टेबल नहीं है, बट फिर भी इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट थी तो मैंने आपको बताया। इसमें अब सेकंड कैटेगरी आती है जो ईवी कंज्यूमर की है, कि कंज्यूमर का हाइब्रिड प्रेफरेंस है। मेरे को एक बात बताओ, आप अपनी ईवी कार क्यों चाहते हो? व्हाई डू यू वांट टू बाय एन ईवी कार? यू वांट टू बाय ईवी कार बिकॉज उसका माइलेज अच्छा है, समझ रहे हो, इट इज कॉस्ट एफिशिएंट। तो होंडा और फोर्ड कहां पर फिर रॉन्ग हो गए, जो यूएस में हुआ है। यूएस में इन्होंने जो 17-17, 18-18 बिलियन डॉलर का राइट ऑफ किया है,
इन्होंने प्योर इलेक्ट्रिक के ऊपर R&D करा, जबरदस्त प्योर ईवी। हाइब्रिड के ऊपर घुसे ही नहीं है यूएस और चाइना में। और फिर जो सपोर्ट की कमी पड़ी पॉलिसी लेवल पे, चाइना का एंटी इनोव्युलेशन और डोनाल्ड ट्रंप का जो एक्स हुआ, मतलब जो उसने टैक्स क्रेडिट कम करा, इसने पूरी की पूरी मटिया मेट बैंड बजा दी। तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? यूएस में सेल्स ग्रोथ गिर गई। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर सेल्स ग्रोथ गिर गई है, लॉजिकल बात बताना, यूएस में आप मान लीजिए आप एक कार कंपनी के मालिक हो, है ना, हार्ड कोर कैपिटलिस्ट, अमरीकी कार कंपनी है, आप उसके मालिक हैं। मान लीजिए यूएस में सेल गिर गई आपकी कार की, कंपनी की, आप क्या करोगे? व्हाट वुड बी द बेस्ट थिंग यू कैन डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? मैं वो करना शुरू करूंगा जो लोगों में परसीव्ड वैल्यू को मेंटेन करके रखे। मतलब मैं वही दूंगा जो लोगों को चाहिए, ताकि वो लेते रहे मेरी कार, है ना। अब परसीव्ड वैल्यू मतलब क्या है, समझना मेरी बात। अगर आपने डिमांड को मिसरीड कर लिया है, यूएस टर्म्स की बात कर रहा हूं, तो कम से कम अब तो एक्सपेरिमेंट सही जगह करो। जो लॉसेस हो गए उनको अपफ्रंटली आपने इंपेयर कर लिया ना, कोई बात नहीं है। क्या अब हम कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर सकते हैं क्या? दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपने को समझना है। नाउ अंडरस्टैंड दिस। ये कार आप देख रहे हो, ये है फोर्ड F-150। ये लास्ट 44 साल से बेस्ट सेलिंग व्हीकल है। पिछले 44 इयर्स से ये यूएस का बेस्ट सेलिंग व्हीकल है। फोर्ड ने क्या करा, इसका ईवी वर्जन लॉन्च करा। यार ये कार तो लोगों को इतनी पसंद आ रही है ना, डीजल में, तो डेफिनेटली ईवी में भी बहुत पसंद आएगी। पीपल हैव रिजेक्टेड दिस थिंग ऑन द फेस। आप सोचो, जो 44 ईयर्स से बेस्ट सेलिंग कार है, अगर लोग उसको रिजेक्ट कर रहे हैं ईवी के अंदर, तो जो नॉर्मल कार्स हैं उसका क्या होगा? तो यहां पर इंडिया का जो ईवी प्रोडक्शन है उसको भी थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। कारण क्या होता है पता है? अगर आप देखोगे तो इंडिया में है ना, कार ओनरशिप की कॉस्ट और साथ में कमजोर इनकम, ये दोनों फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं कि मेरी कार की कॉस्ट भी अच्छी आ जाए। बीवी कार भी ले 10-12 लाख रुपए से कम तो क्या ही आना है बेटा, ना मिनिमम। मतलब बैटरी की कीमत ही 4 लाख रुपए है उसकी, जो अंदर लगी है 4 से 6 लाख रुपए। समझना मेरी बात। कार की कॉस्ट, है ना, और मेरी इनकम कैटेगरी भी इतनी हाई नहीं है। तो पिछले 5 सालों से जो नए लोग घुसे ना टू व्हीलर से एंट्री लेवल कार में, वो थोड़ा सा लिमिटेड है। ठीक है। अब देखो हिंदुस्तानी आदमी कार कैसे खरीदता है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इंडिया है ना, फैमिली ड्रिवन कंट्री है। परिवार के साथ व्यक्ति रहना पसंद करता है, तो उसके लिए चाहिए होती है बड़ी कार, सो दे प्रेफर अ एसयूवी, राइट। फिर क्या होती है, एसयूवी चाहिए, बड़ी कार चाहिए, तो रेंज उसका 10 to 20 लाख रुपीज के बीच में एक स्वीट स्पॉट चाहिए। तो फिर वो क्या करते हैं, हेवी ईवी से स्टार्ट करते हैं, हाइब्रिड ईवी से स्टार्ट करते हैं। वहां पर फोकस धीरे धीरे आ रहा है। समझना कारण क्या है, वहां पर नॉन प्राइस एंजाइटीज नहीं है। डेफिनेटली आपको कॉस्ट थोड़ी ज्यादा लगेगी डीजल के मुकाबले एक बार, प्राइस एंजाइटी है, बट नॉन प्राइस एंजाइटी नहीं है कि चार्जिंग नेटवर्क ढूंढना है ना, मतलब साइड बाय साइड की परेशान हो रहा हूँ, रेंज रेंज फटीग आ रहा है, वो सब चीजें नहीं है। इसके कारण ये नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आप देखोगे तो महिंद्रा ने पिछले साल में जो ईवी बेची है, उस ईवी में से अगर 100 ईवी महिंद्रा ने बेची है, तो उसमें से 80 ईवीज जिन्होंने खरीदी है, उनके पास पहले महिंद्रा की कोई गाड़ी नहीं थी। मतलब 100 में से 20 ऐसे लोग हैं जो पहले भी महिंद्रा चला रहे थे, अभी भी वापस उन्होंने महिंद्रा की ईवी खरीदी। तो इसका मतलब ये है ना कि नए लोग जिन्होंने पहले सेम ब्रांड या पहले कार नहीं खरीदी, वो लोग एंट्री कर रहे हैं। अब यहाँ देखोगे ना, तो इंडिया के लिए जरूरी है बीडीओ, जो है बीडीओ इंडिया, है ना, हरिभक्ति कंपनी एलएलपी पहले होता था। उन्होंने बहुत शानदार चार्ट बनाया, आप जरूर देखिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डिमांड साइड, मतलब कंज्यूमर साइड के ड्राइवर्स चैलेंजेस एंड सप्लाई साइड जो मैन्युफैक्चरर है उसके ड्राइवर्स चैलेंजेस को मैं समझूं और इसके बीच में एक बैलेंस बना के चलूं। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ड्राइवर और चैलेंजेस दोनों को उन्होंने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में बांटा है। व्यक्ति के पास कार खरीदने का लॉन्ग टर्म मोटिवेशन क्या है, कंफर्ट या फिर अपग्रेड।
है ना? और लॉन्ग टर्म मोटिवेशन क्या है? इकोनॉमिक वायबिलिटी कि यार कार चलाने में सही होना चाहिए, ज़्यादा इंजन ना ले। इमिशन रिडक्शन, गवर्नमेंट का पुश अफोर्डेबिलिटी के लिए ये शॉर्ट टर्म है कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, चलो ले लेते हैं। लॉन्ग टर्म में तो सब्सिडी नहीं देगी। चैलेंजेस क्या है? कंज्यूमर का रेजिस्टेंस है। आदमी अभी ईवी पे जा नहीं रहा है। समझ रहे हो आप? नए नंबर ऑफ मॉडल्स आएँगे तब जाऊँगा। रेंज की एंग्जायटी है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। और वहीं पर सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है। हालाँकि सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट अपने इतने भी नहीं देखना है, कारण क्या है? समझना, इट इज़ नॉट समथिंग व्हिच इज़, देख लो चलो, है ना? तो यहाँ पर क्या है? हाई अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, पैसा आसानी से अवेलेबल है ऑटोमोबाइल कंपनी के। एक सस्टेनेबल मार्केट बना रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं, लोकलाइजेशन बेनिफिट है अगर लोकली कार वैसे तो जितने भी लोग आ रहे हैं सब तमिलनाडु भाग रहे हैं कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए। चैलेंजेस क्या है इनके अंदर? डोमेस्टिक सप्लायर का नेटवर्क कम है, कैपेबिलिटी बनाने में, कैपेसिटी एक्सपेंशन में काम टाइम लगता है, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो इंडिया का पब्लिक ईवी चार्जिंग नेटवर्क 72% सीएजीआर से ग्रो हो रहा है पिछले 3 सालों में। और ये मारुति सुजुकी का मार्च 26 का कॉन कॉल है। इसमें उन्होंने बोला है कि एंग्जाइटीज फॉर कस्टमर्स क्या-क्या है? रेंज एंग्जायटी है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की एंग्जायटी है, हाई इनिशियल कॉस्ट की एंग्जायटी है, वारंटी एंड सपोर्ट की एंग्जायटी है, रीसेल वैल्यू नहीं मिलती है बैटरी कार्स में। बैटरी की कीमत मतलब एफिशिएंसी बहुत तेज़ी से कम होती है, समझना। इन सब चीज़ों को क्या एड्रेस करना पड़ेगा क्या कंपनीज़ को इन द कमिंग टाइम? अगर आप देखो 1 मिनट, आप सिर्फ़ ये देखना बाबू, कुछ भी मत देखना, ठीक है? ये वाहन पोर्टल का डेटा है। आप देखिए 2022-23 के अंदर कंपनीज स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ईवी, जो लास्ट वाला है ना स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ईवी, वो कितनी बेच रही थी 21-22 में, है ना? 88,000 सिर्फ एक कंपनी ने बेचा, टोयोटो ने, है ना? उसके अलावा किसी ने नहीं। एंड चेक व्हाट इज हैपनिंग नाउ प्योर ईवीज के अंदर, सॉरी, इंडिया के अंदर स्ट्रॉन्ग प्योर ईवी के अंदर आप यहाँ पर देखिए 2020-22 के अंदर, और आप यहाँ पर देखिए क्या फिगर आ रहे हैं। आप ये देखो जो मर्सिडीज़ वगैरह थी ना, ये लोग तो पहले कारें ही नहीं बेची है भाई इन्होंने। मर्सिडीज़ हैव सोल्ड ऑलमोस्ट ज़ीरो, ज़ीरो ईवी, ज़ीरो ईवी, प्योर ईवी तो ज़ीरो बेची है। और अब वही मर्सिडीज़ 2100-3500 की क्वांटिटी बेच रहा है एक-एक साल के अंदर। तो इंडिया में ईवी की ग्रोथ अगर आप देखोगे एनुअलाइज़ लेवल पे, कोई भी कंपनी पकड़ लो आप, डज़न्ट मैटर, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, लाइट ऑटोमोबाइल, हेवी पैसेंजर व्हीकल, कोई भी देख लो, ग्रोथ तो पक्की है मामू। किसी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आई है, किसी में नहीं आई है, कुछ एक एक्सेप्शंस हो सकते हैं। हाइब्रिड अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंट बेसिस पे ग्रो हो रहा है ईवी हाइब्रिड। चेक दिस मर्सिडीज 344 टू 13,000, कितने अमीर हो गए हिंदुस्तानी लोग। ईवी का पेनिट्रेशन रेट देखिए बढ़ रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ, डेफिनेटली, ठीक है, मैं ये नहीं बोलता यहाँ पर बेस छोटा है, बट अपने यहाँ पर फिर भी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। थोड़ा सा अजम्पशन का गेम खेलते हैं। अगर आप वैल्यूएशन एनालिस्ट होते तो आप क्या सोचते? मान लो आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा और होंडा ईवी, इन दोनों को वैल्यू करना है ना? आप क्या करोगे जी? आपको इन दोनों में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अलग-अलग दिख रही हैं? देखिए, समझिए मेरी बात। सबसे पहले तो ये करना क्यों है ना? मेरे गुरु जो हैं प्रोफ़ेसर दामोदरन, वो बहुत प्यारी बात बोलते हैं, शायद ये उनके द्वारा बोली हुई सबसे शानदार बात है। पूरी आराम से सुनना। One critic that leaves me unmoved is valuing a business or an asset in the face of significant uncertainty. समझना कि जब कोई बिजनेस बहुत अनसर्टेनिटी पर है तो उसको वैल्यू करना पॉइंटलेस है, बिकॉज यू विल बी रॉन्ग, क्योंकि आप तो गलत हो जाओगे। तो दामोदरन सर बोलते हैं सो व्हाट, हो गए तो हो गए। अनसर्टेनिटी इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ डूइंग बिजनेस, एंड यू कैन नॉट विश इट, प्रे इट और एनालाइज इट अवे। आप उसको हटा तो सकते नहीं हो। एज आई सी इट, जहां से मैं देख रहा हूं, यू हैव टू चॉइसेस व्हेन इट कम्स टू अनसर्टेनिटी। ठीक है, यू कैन डील विद इट फ्रंटली और मेक एक्सप्लिसिट assumptions दैट यू कैन गो इनटू डिनायल मोड एंड मेक इम्प्लिसिट assumption। या तो उनको डील करो, उस अनसर्टेनिटी को देखो, अपना दिमाग लगाओ और सोचो कि आगे क्या क्या हो सकता है।
या फिर बुद्धू जैसे बैठ जाओ, शुतुरमुर्ग जैसे, और रेत को मुँह में डाल लो और फिर बोल दो कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, सब सही चल रहा है। ये आपको डिसाइड करना है। दामोदरन बोलते हैं कि डरना नहीं है, ठीक है? जस्ट बिकॉज़ आप कोई बिज़नेस है जो नया है, ठीक है? अब आप थोड़ा बिज़नेस और एनवायरनमेंट देखें। ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये है बिज़नेस, और ये जो ग्रे है ना ग्रे, ये है एनवायरनमेंट। थोड़ा-सा समझ रहे हैं, एनवायरनमेंट की स्पेलिंग गलत लिखी है, ₹100 कटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनवायरनमेंट कभी भी बिज़नेस के अंदर ऑपरेट नहीं करता, एक बिज़नेस हमेशा एक एनवायरनमेंट में ऑपरेट। दिस इज़ एनवायरनमेंट एंड दिस इज़ बिज़नेस, ये बिज़नेस है। समझिए इधर। ईवी बायर्स जो हैं, वो हाई प्राइस कॉन्शियस बायर्स हैं। कंज्यूमर की जो एंग्ज़ायटी प्रेफ़रेंसेस हैं, ये एक एनवायरनमेंट है जो अलग-अलग है। प्योर ईवी को क्यों रिजेक्ट करा है यूएस में? यूएस देखोगे हिंदुस्तान से ढाई गुना बड़ा है, ढाई गुना, और पॉपुलेशन 20% पॉपुलेशन है, मात्र 35 करोड़ लोग हैं। हम तो 140 ठोक के बैठे हैं, 150 करोड़। समझ रहे हो? बहुत दूर-दूर है चीज़ें। ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आदमी मज़ाक-मज़ाक में 2-250 किलोमीटर खींच देता है गाड़ी, यूएस में 2, 3, 4 घंटे में, समझना मेरी बात। तो ये सारे फैक्टर्स देखते हुए वहाँ पर पूरा डिक्लाइन है। ये जितने भी असम्पशन्स हैं ना, कि वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है क्या? बिल्कुल रिस्क ज़्यादा है ईवी के अंदर। बायर ही नहीं है, आप बार-बार एक सिर्फ टेस्ला चल गया बिकॉज़ ऑफ द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, एंड आप खुद सोचो ना, टेस्ला कोई ईवी कार थोड़ी ना है, वो तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है ब्रो। इट्स अ टेक गैजेट। सिलिकॉन वैली के अंदर जो जिसको स्टार्टअप फंडिंग मिली, वो चला रहा है मज़े में उस गाड़ी को। समझ रहे हो? तो जो भी असम्पशन्स हैं अपने, अपन उसको फ्रेम करेंगे, ठीक है? और फिर अपन स्टोरी से नंबर या नंबर से स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे। मेरी बात समझना थोड़ी-सी। जैसे अगर आप देखोगे तो कभी भी डीसीएफ अगर आप देखो, जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो की वैल्यू होती है ना, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ कैश फ्लोज़, ग्रोथ एंड रिस्क। वो कैश फ्लोज़, ग्रोथ और रिस्क का फंक्शन है। मेरी बात समझना। ठीक है? मतलब अगर कोई चीज़ आपकी कंपनी का कैश फ्लो बढ़ा रही है, तो वो आपकी वैल्यू को एनहांस करेगी। कोई चीज़ अगर आपकी कंपनी का कैश फ्लो कम कर रही है, तो आपकी वैल्यू को डिक्रीज़ करेगी। जैसे कि सब्सिडी मिलना, अब सब्सिडी मिलने से क्या लोग ज़्यादा मोटिवेट होंगे खरीदने? बिल्कुल, कैश फ्लो इंक्रीज़ हो रहा है ना? कोई रॉ मटेरियल की कॉस्ट सब्सटैंशियली रिड्यूस हो गई, गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडी दे दी, टैक्स रेट में कट कर दिया, अगेन सीधे बेनिफिट मिल रहा है। ग्रोथ, फ्यूचर में क्या ग्रोथ है? ठीक है? और रिस्क मतलब क्या? ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो बिज़नेस को नेगेटिव, अगर ग्रोथ बढ़ रहा है, तो वैल्यू बढ़ेगी, और अगर रिस्क बढ़ रहा है, तो वैल्यू कम होगी। मेरी बात समझ। ये बेसिक फंडा है। ये कैश फ्लो है, कैश फ्लो 1 से कैश फ्लो 2 ग्रोथ है, और ये जो आर है ये रिस्क है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है अच्छे से, ए टू ज़ेड। अब मैं आपसे एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि बताइए हिंदुस्तान क्यों अलग है, तो आप क्या बताओगे? आपको अलग-अलग कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यूएस के अंदर पैनिक है और इंडिया में पैनिक नहीं है? मतलब यूएस के अंदर वो डाउनफॉल आ रहा है, इंडिया में अपराइजिंग है। बहुत सारे रीज़न है, आराम से सोच के समझना मेरी बात कि सर, इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो ईवी से ज़्यादा अब हाइब्रिड की तरफ रुझान बढ़ रहा है। वैसे अगर हम देखेंगे तो इंडिया और यूएस को हम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज़ यूएस में ऑटोमोबाइल इज़ अ नेसेसिटी, इंडिया में आज भी वो लग्ज़री है। इंडिया में पेनिट्रेशन सिंगल डिजिट के अंदर है सर, मतलब लेस देन 10%, 7-8% हाउसहोल्ड हैव कार्स इन इंडिया, जबकि यूएस में पेनिट्रेशन 75-80% है। तो हिंदुस्तान में ना अभी स्कोप बहुत बचा हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट हर लेवल पे सब्सिडी दे रही है, प्रोडक्शन के लिए सब्सिडी दे रही है, बैटरी प्रोडक्शन के लिए सब्सिडी दे रही है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए सब्सिडी दे रही है, फिर फाइनली खरीदने के लिए भी सब्सिडी दे रही है ना, जीएसटी कम कर रही है। ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो इंडिया को आगे लेके जाते हैं। इन कंक्लूजन, सेम बिजनेस दो अलग इकोनॉमीज में, मेरी बात समझना, अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकते, इसीलिए आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है हमें। क्या अलग अलग बिजनेस एनवायरनमेंट में उनकी ग्रोथ, कंपटीशन, अलग अलग क्या कंपटीशन फेज हो रहे हैं, क्या ग्रोथ आ रही है और क्या वैल्यूएशन है, इसको अचीव करना है, क्या इसको अचीव
मेरी बात आपको समझ में आई है ये? अगर आपको ये समझ में आए तो आई ऑल्सो वांट कि ये जो व्हाई इंडिया इज़ डिफरेंट है, आप इसके ऊपर एक एक्सटेंडेड रिसर्च करो ना जाके। समझ लो, डू इट, डू योर ओन रिसर्च एंड राइट इट डाउन इन द कमेंट। इसको कमेंट में लिख के बताइए। ठीक है? मुझे लिख के बताइए कमेंट में, और बताइए कि आप ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप वीकली बाज़ार टॉक्स देखना चाहते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीकेंड, तब तक के लिए दिस इज़ पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। इस वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नो रिस्क, नो स्टोरी, इट इज़ ब्रॉट टू यू बाय द वैल्यूएशन टीम। थैंक यू सो मच। मैं पार्थ वर्मा आपसे मिलता हूँ अगले वीकेंड, तब तक